राधे राधे दर्शकों, मेरा नाम सरस्वती है। मेरे 4 बच्चे हैं। 2 बेटियां हैं, बीच में एक बेटा, फिर लास्ट में छोटी बेटी। छोटी बेटी का नाम हमने अंतिमा रखा है। हमारी जो छोटी बेटी है, पता नहीं हमें किस पाप कर्मों की सज़ा मिली है। बहुत ही बदसूरत, काली और हमेशा नाक बहती रहती है। कभी भी इस बच्ची को देखो तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये हमारी ही संतान है। हमारे 3 बच्चों के साथ अगर इस बच्ची को बैठा दिया जाए तो कभी मैच ही नहीं करता। जब ये बच्ची अपने तीनों भाई बहनों के साथ खेलती भी थी, तब लोग यही कहकर जाते कि पता नहीं ये कहाँ की बच्ची आके इनके साथ खेलती है। इस तरह से इस बच्ची की वजह से हमेशा हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। मेरी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती और मेरे पति देव भी कमाने वाले घर में अकेले ही हैं। इसी तरह से हमारा गृहस्थी जीवन चल रहा था। अब हमने बड़ी बेटियों की शादी भी कर दी है। मेरा बेटा भी शादी के लायक जवान हो चुका है। बेटी अंतिमा भी अब शादी के लायक हो चुकी है। इसी तरह से एक दिन हमारे घर रिश्ता लेकर आती है एक। कहती है कि भाभी, हम आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। लड़का अपाहिज है, घर में सब कुछ संपन्न है। पिताजी इतना कमा के रखे हुए हैं कि बेटे को सारी उम्र कमाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मंजूर कर लिया कि ठीक है, कहीं भी तो बेटी का रिश्ता हो जाए। जब वो लोग आते हैं और घर में जब बैठते हैं और मैं अपनी बच्ची को चाय लेके बुलाती हूँ, लड़का हमारी बेटी को देखते ही खड़ा हो जाता और कहता है, सीधे भड़क जाता है कि क्या हम इसी लड़की से शादी करेंगे? भले ही मैं अपाहिज हूँ, लेकिन मैं इस लड़की से कभी शादी नहीं करूँगा, चाहे सारी उम्र कुंवारा रह जाओ। और वो लोग चाय भी नहीं पीते, वहाँ से उठकर चले जाते हैं। इस तरह से हमारे घर में फिर से एक बार दुख का माहौल छा जाता है। मेरी सास कहने लगती है कि जिसका मुझे डर था वही हुआ, और वो उठकर अपने कमरे में चली जाती है। मेरे पति भी बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि क्या ज़रूरी है कि हर इंसान की शादी ही हो? आजकल की बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जो खुद अपने मन से शादी नहीं करती। इतना कहकर वो पेपर पढ़ने लगते हैं। इधर मेरी वो लड़की कहती है कि मम्मी, मैंने कहा ना कि मुझे और पढ़ना है। तब मैं उसे डांटते हुए कहती हूँ कि तू कुछ मत कर, तू मेरी छाती में मूंग डाल और यहीं पड़ी रह। मर क्यों नहीं जाती? भगवान ने तुझे किस कर्मों की सज़ा मेरे झोली में डाल दिया है। मैं बहुत गुस्से में थी और बड़बड़ाते हुए मैं भी किचन में चली जाती हूँ। इसी तरह से कई दिन बीतते हैं कि मेरी सास की तबीयत खराब हो जाती है। मेरी 2 नंदे हैं। सास की तबीयत खराब होने पर वो दोनों नंदे सास को मिलने आती हैं। सास की तबीयत तो ठीक हो जाती है, लेकिन अचानक से एक दिन मेरे पति को सीने में दर्द उठता है। हम लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ से उन्हें जिंदा वापस नहीं लेके आते। हमारी तो सारी दुनिया ही लूट जाती है। अब क्या करें? कुछ ही दिन बीतते हैं कि इधर बेटा कहता है कि माँ, मुझे लंदन जाना है। बेटे के मुंह से इस तरह से सुनकर और दुख होता है। मैं कहती हूँ कि बेटा, अब तो तुम्हारे पिता भी नहीं हैं और एक तुम्हारी जवान बहन भी है। तुम अब घर में ही रहो, घर की देख रेख करो, कौन संभालेगा? बेटा कहता है, माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। इस तरह से वो कहकर आनन फानन में तैयारी करता है और चला जाता है। जब तक मेरी दोनों नंदे घर में ही थी। एक दिन मेरी बेटी का फ़ोन आता है कि माँ, हम सब लोग लंदन जा रहे हैं। मेरी बेटी अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो मुझे बताती है कि माँ, मैंने यहाँ पर भाई को देखा। मैं उससे कहती हूँ कि ठीक है, मिला होगा, अच्छी बात है, क्योंकि वो भी तो लंदन ही गया है। लेकिन मेरी बेटी कहती है कि माँ, मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा। तब भी मैं कहती हूँ कि ठीक है, जवान लड़का है, किसी लड़की के साथ दोस्ती कर लिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आजकल शहर की लड़कियाँ बहुत स्मार्ट हो गई हैं, दोस्ती कर लेती हैं। तब मेरी बेटी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ऐसे ही 2-3 दिन के बाद बेटी फ़ोन करती है और कहती है कि माँ, मैंने आज भी भाई को उसी लड़की के साथ देखा और वो लड़की मांग में सिंदूर रखी थी, उसके हाथ में एक लड़का था, एक बच्चा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ने शादी कर लिया है। मैंने कहा कि तुम क्या बातें कर रही हो? अभी तो वो गया है और कैसे शादी कर लिया, कैसे उसके बच्चा आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से मैं उलझी जा रही थी अपने मुसीबतों में। इधर मेरी सास ना जाने क्या राज छुपा कर बैठी थी।
जब भी कोई समस्या आती थी अपने कमरे में बंद हो जाती और एक संदूक खोलकर वो उसमें से कुछ निकालती और देखते हुए उसे घंटों बैठी रहती। मेरे जाने पर वो बिल्कुल वो संदूक को बंद ही कर देती, उसी में हाथ रख के बैठ जाती। मैंने पूछा भी कि माँ जी कभी आपने मुझे इस संदूक को खोलकर नहीं दिखाया, तो कहने लगी कुछ नहीं है, इसमें मेरी कुछ पुराने यादें हैं जो तुम लोगों के काम की नहीं है। एक बार तो मैंने सब कुछ सुन लिया, फिर भी मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने किसी से वो बातें कर रही थी कि अब तो हो गया, 40 साल की बात हो गई है, वापिस आ जाओ, यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कुछ नहीं रहा, मुझे माफ़ कर दो, एक बार जो गलती हो गई उसे माफ़ कर दो, वापिस आ जाओ। इसी तरह से मेरी सास किसी से बातें कर रही थी और रो रही थी, अपने साड़ी के आंचल से आंसू पोंछ रही थी। मुझे कुछ भारी आवाज़ सुनाई दी बाहर से, तभी मैं कमरे के अंदर गई, लेकिन मेरी सास ने तुरंत फ़ोन काट दिया और अपने आंसू को पोंछते हुए चुप हो गई। मैंने कहा कि क्या बात है माँ जी, क्यों रो रही हो, किससे बातें कर रही हो? तब उन्होंने कहा कि मेरी कुछ सहेलियाँ हैं जो आज एक ही साथ बैठी थी, तो मैं एक सहेली से बात कर रही थी और गला भर आया। इतना कहकर मेरी सास ने मुझे बात को टाल दिया। मैं बड़बड़ाते हुए बाहर निकल आई कि जब देखो मुझसे छुपाती रहती हैं। जब तक वो भी थे तो मैंने उनसे भी पूछा तो वो भी आज तक मुझे कुछ बता के नहीं गए। लगता है इस घर में कोई मुझे अपना समझता ही नहीं है, मैं ही किस्मत की मारी सबके पीछे पड़ी रहती हूँ। इस तरह से मैं बड़बड़ा रही थी। अभी भी मेरी दोनों नंदे घर में ही थी और मैं बाहर आती हूँ और वहाँ पर थोड़ी टाइम के लिए जैसे ही बैठी रहती हूँ तो एक पागल सा लड़का वहाँ आता है और कहता है कि ऐसे ही बैठी रहेगी, तुम्हें तो तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिलनी ही है। जब से तुमने अपनी बेटी की शादी की है तो कभी उसकी खबर ली? लगता है तुझे बहुत बड़ा पाप लगने वाला है, तुझे भगवान इस जन्म में कभी माफ़ नहीं करेगा। इस तरह वो पागल बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। मुझे अचानक से याद आता है कि हाँ, मैंने तो जब से उस लड़की की शादी की, भले ही बदसूरत ही सही, लेकिन मेरी कोख से जन्म तो ली है ना, तब से उसकी तो मैंने खबर ही नहीं लिया कि वो कैसी है, किस हाल में है। मैं कुछ टाइम के बाद अंदर आती हूँ और कहती हूँ कि माँ जी हमें अंतिमा से मिलना चाहिए, एक बार तो हमें उसको देखना चाहिए, उसकी खबर लेनी चाहिए। मेरी सास कहती है कि तुम ठीक कहती हो, मुझे भी साथ में लेके चलो। इतना कहकर मेरी सास गुमसुम हो जाती है। वैसे भी जब से मेरे पति इस दुनिया से गए हैं तो मेरी सास किसी से बातें ही नहीं करती हैं। थोड़ा बहुत मेरी नंदों के साथ बातें कर लेती हैं, लेकिन वो हमेशा गुमसुम ही रहती है, उसी कमरे में बंद बैठी रहती है। मेरी दोनों नंदे भी बोलने लगी कि भाभी मैं भी साथ में चलूँगी। हम चारों लोग 1 घंटे के बाद अपनी बेटी के घर के पास पहुँच गए। वहाँ पर एक आधी उम्र का एक आदमी खड़ा हुआ था। वो कहने लगा कि घर में सिर्फ छोटी मालकिन है। तब हम लोग कहते हैं कि ठीक है, हम सब इंतज़ार करके ही जाएंगे। वो कहता है कि बाहर रहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग घर में चलिए, और ले जाकर एक कमरे में बैठा देता है। मैं जब शादी के लिए उस घर में देखने आई थी तब मैंने उस घर में इस तरह से चमक धमक नहीं देखा था। और हाँ, मैंने अपनी बेटी के सास को भी नहीं देखा था। उसकी सास एक चादर से लिपटी हुई थी, अपने ऊपर एक चादर ढकी थी, सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसकी सास ने कहा था कि मुझे कुछ ऐसी बीमारी लगी है जिसकी वजह से मैं ये कपड़े नहीं निकालती, मेरे घर परिवार वालों को इसकी छूत ना लग जाए, इसीलिए मैं अपने घर परिवार के लोगों से दूर ही रहती थी। तो हम लोगों ने सास को भी नहीं देखा था। वही कमरे में एक तस्वीर टंगी हुई थी। जब मेरी सास की नज़र उस तस्वीर पर पड़ती है तो मेरी सास अचानक से चौंक जाती हैं और कहती हैं कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब लग रही है, हो सके तो जल्दी घर चलते हैं। मैंने भी कहा कि ठीक है माँ जी, चलते हैं। हमारी बातें वहीं पर खड़ा घर का नौकर सुन रहा था। तभी वो आवाज़ देता है कि छोटी बहू जल्दी आइए। इतना कहते ही एक औरत उसी घर से बाहर निकलती है। हम लोग तो उसे देखते ही रह जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो कहीं की महारानी है। जब हमारी नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है तो वो दोस्तों कोई और नहीं, हमारी अंतिमा रहती है। उसे देखकर ऐसा लगता है नहीं है कि वो वही अंतिमा है जिससे मैं इतना नफरत किया करती थी, जिसकी काली ये बदसूरत सी शक्ल थी। उसका चेहरा तो अब बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहा था। वो किसी महारानी से कम नहीं थी।
उसे देखकर मेरा दिल करता है कि उसे गले लगा लूं, इससे पहले वो खुद ही आकर मेरे गले लग जाती है और कहती है मम्मी बैठो, दादी बैठो। इस तरह से वो हम सबको बैठाने लगे। तभी मैं कहती हूँ कि अंतिमा तू अपनी सास को बुला दे, हम लोग मिलकर जाएंगे, तेरी दादी की तबीयत खराब हो रही है। तब वो बुलाती है मम्मी, एक ही आवाज़ देती है कि उसकी सास बाहर आती है। मैंने तो कभी उसकी सास को देखा ही नहीं था, लेकिन मेरी सास उसके सास को देखकर चौंक जाती है। उसकी शक्ल देखते ही उनके चेहरे से एकदम पसीने पसीने हो जाती है। मैंने कहा कि माँ ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है क्या, अम्मा चलें, अभी चलें। इतना कहकर मैं उन्हें पकड़ती हूँ कि वो वहीं कुर्सी पर बैठ जाती हैं। तभी मैं देखती हूँ कि मेरी अंतिमा की सास एक बच्चे को लाकर मेरे गोद में दे देती है। मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ से ये बच्चे उठाकर लाई है। वो बच्चा फिर उसी तरह से काला बदसूरत और गंदा सा दिख रहा था। मैंने कहा कि ये किसका बच्चा है। मैं तो घबरा गई कि क्या 3 महीने में ही मेरी बेटी नानी। मेरे मन में बहुत उल्टे सीधे सवाल आने लगे कि अभी अभी तो मैंने शादी की है और उसकी सास कह रही है कि आपका ही खून है। अभी मुश्किल से मेरी बेटी को 5 महीने हुए होंगे शादी के। तब वो कहती है उसकी सास की नहीं नहीं, आप जो सोच रही हैं वो नहीं, आप दादी बन गई हैं। इतना कहती है कि मैं उठ खड़े हो जाती हूँ। तभी मेरा बेटा पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखता है। मैं उसे देखती हूँ और कहती हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब मेरी सास कहती है कि आप शांति से बैठ जाओ, सब कुछ मैं बताती हूँ। वो कहने लगती हैं कि आपके बेटे ने मेरी बेटी से शादी कर लिया है और ये आपका पोता है। मेरे एक बेटा और एक बेटी हैं। बेटा तो आपको ही दे दी हूँ, आपका दामाद है, और बेटी भी आपको दे दी हूँ, बेटी आपकी बहू है। लेकिन एक और बात है जो आपने अभी तक नहीं जाना, ये आपकी सासू माँ है, ये मेरी भी माँ है। क्योंकि मेरी माँ आपके घर में एक नौकरानी थी। मेरे पिताजी मेरे पैदा होने से पहले दुनिया छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ आपके घर में काम किया करती थी, लेकिन मेरी माँ को भी पिताजी की ही बीमारी लग गई थी, जिसकी वजह से मेरी माँ ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाई। जब मैं 5 साल की थी तब मेरी माँ इनको सौंप कर चली गई थी। अब जिस तरह से आपकी बेटी अंतिमा थी बस पहले, वही शक्ल मेरी भी थी। उसी तरह से लोग मुझे देखते तो थू थू करके ही चले जाते थे। मेरी शक्ल इतनी गंदी और काली थी कि मुझे कोई पसंद ही नहीं करता था। इसीलिए आपकी सास मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत किया करती थी। वो अपने बच्चों के साथ मुझे खेलने नहीं दिया करती थी। उनका दिल कभी मुझे अपनी बेटी स्वीकार नहीं किया। लेकिन आपके ससुर मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे। आपकी सास मुझसे इतनी नफरत करती थी कि एक दिन एक गरीब भिखारन को, जो कभी माँ नहीं बन पाई थी, उसको चुपके से मुझे दे देती हैं और ढेर सारे पैसे देकर कहती हैं कि तुझे अब भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, तू इस बेटी को लेके एक अनजान जगह में चली जा और इसकी तू परवरिश कर, तुझे जो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं देती रहूँगी। इस तरह से वो औरत मुझे लेकर आती है और माँ जी के दिए हुए पैसे से वो एक धंधा चालू करती है, बिजनेस चालू करती है, रोजगार, जिससे हमें अच्छी बरकत मिलती है। फिर वो औरत कभी माँ जी के पास वापस लौटकर पैसे लेने नहीं जाती। वो मुझे अपनी बेटी की तरह पालती है और मेरी शादी एक अच्छे घर में करती है। यहाँ तक कि उस बिजनेस में जितने पैसे मिलते हैं वो सब मुझे दे देती है। अच्छी खासी बिजनेस चलती है, लाभ होता है, हम अमीर हो जाते हैं और उन्हीं पैसों की वजह से ही मेरी शादी अच्छे घर में होती है और वही बिजनेस फिर मेरे पति संभालने लगते हैं। और बाकी का तो फिर मैंने आपको बता ही दिया कि मेरे 2 बेटे होते हैं। मेरा बेटा जब कॉलेज में पढ़ रहा होता है तभी आपका बेटा भी वहाँ पढ़ता है, साथ ही मेरी बेटी भी उसी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी बेटी और आपके बेटे का प्रेम हो जाता है। आपका बेटा जो है रंग देखकर नहीं, उसका दिल देखकर उसे पसंद कर लेता है और एक दिन मेरे पास आता है शादी के लिए। हम लोग उसकी शादी कर देते हैं, लेकिन ये बात आपको नहीं बताते क्योंकि मेरी बेटी भी आपकी ही बेटी की तरह, यानी कि मेरी भी शक्ल की तरह मेरी बेटी काली और बदसूरत थी।
तो आपके बेटे को डर था कि जिस तरह से आप अपनी बेटी से नफरत करते हो तो बहू को भी क्यों पसंद करोगे। फिर यही बात एक दिन वो हम सबसे बताता है कि मेरी एक बहन है जिसकी वजह से माँ बहुत परेशान रहती है। तब मैंने अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करने का, अंतिमा से करने का फैसला किया और आपके घर रिश्ता भिजवाया। जब आप लोग हमारा घर देखने आए तो मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया कि शायद माँ जी मुझे देखकर शादी ना करें, लेकिन मेरे बेटे ने खुशी खुशी आपकी बेटी को स्वीकार किया और आज हम आपकी बेटी को अपने घर में महारानी बनाकर रखे हैं। हम आपकी बेटी को कभी दुख तकलीफ नहीं देंगे, हम आपसे वादा करते हैं। इस तरह से अंतिमा की सास सारी कहानी कहने लगी। मेरी सास तो बिल्कुल बेसुध की तरह सारी बातें सुन रही थी। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बेटी की सास को किस तरह से धन्यवाद दूं। मेरी सास हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि हमारी भूल को अपने दिल से मत लगाना। वो भूल जो हो गई मैं उसके लिए अभी तक पछता रहा हूँ। बस तुमसे एक विनती है कि तुम अभी जानती हो क्या कि मेरे पति कहाँ हैं। सिर्फ उन्हीं से मुझसे बात होती है, वो कभी वापस नहीं आए। उन्होंने एक आध बार घर का हाल जानने के लिए फ़ोन किया था, उसके बाद वो कभी नहीं आए। तुम ही उनको कहोगी तभी वो आएंगे। वो आज तक भी नाराज़ हैं। तुम उनको मनाकर घर वापस भेज दो। अब हमारे घर का चिराग बुझ चुका है, हमारा बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा। इस तरह से मेरी सास अंतिमा के सास के सामने गिड़गिड़ाने लगी। अंतिमा की सास ने कहा कि मैं कोशिश करूँगी माँ जी। तब मैंने अपने बहू और पोते को और अपने बेटे को कहा कि चलो अपने घर, और मैं सबको अपने घर लेकर आ गई और आज हम सब बहुत खुश हैं। लेकिन अभी हमारे ससुर अभी तक वापस नहीं आए हैं। अब देखो सब कुछ तो सामने आ चुका है। अब भगवान की कृपा है, ससुर यदि माफ़ कर देते हैं सास को तो शायद है कि आ जाएं, क्योंकि वो सास की वही पुरानी बातों से नाराज़ होकर चले गए थे तो अभी तक वापस नहीं आए। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।